All right, ladies and gentlemen, in today's video, we are going to discuss the famous budget, which was recently introduced by our Finance Minister Nirmala Sitharaman. खैर इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, काफ़ी खलबली मची हुई है क्योंकि टैक्स थोड़ा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? इंडेक्सेशन हट गया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन में, वो सब हम बात करेंगे। आपको कौन सी रिजीम लेनी चाहिए, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। तो ये सब हम कवर करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम है सुमित मेहता और आज हम करेंगे बजट पे चर्चा। अब हम खोल लेते हैं बजट की हाइलाइट्स, जो कि कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारे जो होते हैं ना, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इस पे आपका कोई खास कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जो भी सरकार बोलेगी आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके मैं बता देता हूँ मोटा मोटा क्या चेंजेस हुए। कुछ कैंसर मेडिसिन है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दी गई है, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, तो सस्ती हो जाएंगी। और क्या सस्ता हो रहा है? मोबाइल फ़ोन सस्ते हो रहे हैं। और कस्टम ड्यूटी जो है गोल्ड पे कम कर दी गई है, सिल्वर पे कम कर दी गई है, तो वो भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे। आपको पता ही होगा, जो भी फॉलो करते हैं हो चुके हैं ऑलरेडी। खैर, अब हम चलते हैं आगे। अब उस बारे में बात करते हैं जिसपे आपका कंट्रोल है। किस पे कंट्रोल है आपका? डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनकम टैक्स। तो इसको लेके बहुत पंगा है भाई, क्योंकि कैपिटल गेन का टैक्स गया है बढ़। अब कैपिटल गेन मतलब क्या आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। कि क्या होता है, सुनिए। देखिए, कैपिटल गेन तब होता है आपको जब आप कोई एसेट खरीदते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, उसको रखते हो और फिर सेल कर देते हो। तो अगर इस पे प्रॉफिट हुआ, अगर, तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। अगर नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। कूल, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात कहाँ से आ जाती है? मैंने आपको बोला ना कि आपने कोई एसेट खरीदा, फिर थोड़े टाइम तक रखा और फिर बेचा। तो कितने टाइम तक आपने रखा, ये डिटरमिन करता है कि आपका जो गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ। ऑब्वियसली देयर इज अ स्टैंडर्ड टाइम सेट फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट। मतलब जैसे अगर गोल्ड के लिए अगर बात करें या इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, तो 2 साल, ठीक है। 2 साल अगर आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड को रखा और फिर बेचा 2 साल के बाद, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर गेन हुआ तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। अगर 2 साल से पहले बेच दिया होता तो उसको बोलते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इनकम टैक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए रेट अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रेट अलग है। किस चीज का रेट? टैक्स का रेट। जितना भी आपको फायदा हुआ 1 लाख 2 लाख, उस पर टैक्स रेट लगाया जाता है और आपकी टैक्स अमाउंट निकाली जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस हुए उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन में क्या चेंजेस हुए। देखिए, ओवरऑल जो है कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ गए। काफी दुख की बात है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए काफी निराशाजनक या फिर डिप्रेसिंग बात है। खैर, क्या हुआ है हम बात करते हैं और आपके लिए क्या एक्शंस होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। खैर, देखिए, सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है अब 15 से 20% हो गया, ठीक है। दूसरी बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर क्या हुआ है। अभी तक क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड इक्विटी, जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हो ना, या म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो इक्विटी ओरिएंटेड, उन पे टैक्स अलग तरीके से लगता था, ठीक है। कितना लगता था? 10% लगता था। कैसे था हम बात करेंगे। अदरवाइज बाकी एसेट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की फिर बात करी जाए तो इंडेक्सेशन का उन्हें बेनिफिट मिलता था। वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन रेट था 20%। अब वो रेट हो गया 12.5%, यानी कि रेट कम हो गया, लेकिन इंडेक्सेशन का वो बेनिफिट हट गया। अब इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैंने बनाई है आपके लिए एक टेबल, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये टेबल है। अब ये किस पे एप्लीकेबल होता है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट किस किस को मिलता था? मान लीजिए कि आप सबसे ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट था गोल्ड और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि लैंड है, ठीक है। मान लीजिए आपकी सेल प्राइस थी 2 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि अब अगर आज बेच रहे हो आप 2 करोड़ रुपए में, लेट्स से आपने ये एसेट खरीदा था 2001 में 40 लाख रुपए का, ठीक है। और अब इंडेक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए, इंडेक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया है, उसमें महंगाई का पोर्शन इंक्लूड करके। क्योंकि जो आपने खरीदा था 40 लाख रुपए का, अब वो 2 करोड़ का 2 करोड़ की हो गई, तो पूरा आपका फायदा नहीं है, उसके अंदर कुछ महंगाई का हिस्सा भी। तो आपकी गेन में से वो महंगाई का हिस्सा निकालने के लिए हम कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देते हैं।
ठीक है, ये देखिए ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट है, इंडेक्स्ड कॉस्ट है, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। कैसे निकाली जाती है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कुछ सिया है, यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है हर एक साल, ठीक है, तो उस हिसाब से हम ये निकालते हैं। अब प्री बजट कितना टैक्स था, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर बात करी जाए तो उसमें 60,80,000 आता। कैसे? ए माइनस सी, ए क्या है सेल वैल्यू, सी क्या है इंडेक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे हमें 60,80,000 का कैपिटल गेन मिलता। उस पर हम 20% रेट लगाते तो टैक्स आता इतना। अब आफ्टर द बजट में क्या हुआ, इंडेक्सेशन हटा दिया गया लेकिन रेट कम कर दिया गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ 1,60,00,000 रुपए। ये कैसे निकला, सेल माइनस कॉस्ट प्लेन 1,60,00,000, उस पर आपने 12.5% लगाया तो 20 लाख रुपए का टैक्स आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी बेटर है, ओल्ड जो प्रीवियस बजट से पहले वाला हिसाब किताब था इंडेक्सेशन वाला, वो बेहतर होता, लेकिन अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दूसरे केसेस देखें, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ना कॉस्ट थोड़ी कम ले ली है, यहाँ पे मैंने 40 लाख ली थी, यहाँ पे 35 लाख रुपए ले लिए, तो यहाँ पे भी ओल्ड प्रीवियस वाला जो है प्री बजट फायदेमंद में रहते हैं। अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे 25 लाख रुपए ली है तो इस केस में आपको पोस्ट बजट फायदे में रहोगे आप। कैसे? क्योंकि आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है। ये देखिए ओल्ड मेथड की अगर बात करी जाए तो वहां पे आपको 22,60,000 और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 21। यार बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये कॉस्ट कम होती जाएगी वैसे वैसे आपको नया वाला जो सिस्टम है उसमें फ़ायदा हो। अब रिसेंटली देखिए मीडिया में अभी इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से कोई इंटरव्यू हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें निकल के आया कि देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। उन्होंने बस इसलिए किया है क्योंकि वो जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए थे फायदे बेनिफिट्स, तो इसलिए किए थे क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें। नाउ दे वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। खैर यहाँ पे अगर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है तो CAGR का पैटर्न है। ये क्या है कि जहाँ पे CAGR हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे आपको नया वाला सिस्टम जो है बढ़िया लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये CAGR अगर हम क्या कहते हैं डेटा की माने, स्टेटिस्टिक्स की माने, तो जनरली जो है अभी तक पुराने 10-15 सालों के अंदर कैगर जो है 9% से कम ही रहा है इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। ठीक है, तो एनीवेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू पे मोर एंड मोर टैक्स विद दिस। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए वैसे तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सेक्शन है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपना टैक्स बचाने के लिए। नोट करिएगा ढंग से, सेक्शन 54 आपने सुना होगा। सेक्शन 54 क्या कहता है, अगर आपने अपना कोई हाउस सेल किया जिसपे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, यानी कि 2 साल से ज्यादा होल्ड करके आपने बेचा, अब जब आप उसे बेच रहे हो, लेकिन आप अगर कोई दूसरा घर खरीद लेते हो, कितने टाइम में, 1 साल जब आपने बेचा उससे 1 साल पहले, या फिर बेचने के 2 साल बाद तक, या फिर 3 साल बाद तक कोई घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। जी हाँ, उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, आप नीचे कमेंट में बताना मैं कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, देखिए अभी तक क्या था, जब भी आप इक्विटी खरीदते थे, यानी कि मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, तो जब भी आप उनको 12 महीने से ऊपर तक रख लेते थे ना, तो आपको जितना भी लॉन्ग टर्म, उसको बोलते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहली बात तो ये, इसके लिए रेलेवेंट पीरियड क्या है, 12 महीने सिर्फ। वेरी गुड, है ना, तो इक्विटी को प्रमोट किया जा रहा। अब 12 महीने तो है, लेकिन एक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती थी पहले। क्या होता था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसमें 1 लाख रुपए हर साल आपको एग्जेम्प्ट होता था, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ता था। इस साल वो एग्जेम्पशन लिमिट तो बढ़ा दी गई है, अब 1 लाख से 1,25,000 हो गई है, लेकिन रेट 10 से 12.5% हो गया। तो 25,000 रुपये की एग्जेम्पशन लिमिट तो बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, 2,500 रुपये का फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो रेट बढ़ गया है वो बहुत मतलब जो है थोड़ा दुखद है। क्यों दुखद है? खैर मतलब क्यों दुखद है वो तो आपको पता चली गया, पैसे आपके तरफ ज़्यादा जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि रिसेंटली हमने देखा था, शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है क्योंकि एवरीवेयर इन द कंट्री पीपल वर इन्वेस्टिंग मोर इन इक्विटी, मतलब हर कोई इक्विटी की तरफ दौड़ रहा था, क्योंकि लोगों ने देखा था कि इक्विटी जो है स्टॉक मार्केट जो है ज़्यादा रिटर्न दे रहा है।
तो बैंक में लोग कम पैसे जमा कर रहे थे, तो बैंक्स के पास कैश का क्रंच चल रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है इक्विटी को थोड़ा डिस्करेज कर दिया, सो दैट पीपल लोग जो है दोबारा से एफडीज वगैरह में बैंक्स में जो है पैसा जमा करें। खैर, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, इक्विटी में भी एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपके पास अगर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी कुछ है, वो आपने सेल किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो अगर उसके बाद भी अगर आप घर लेते हो तो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब उस पर भी कैसे कैलकुलेट करना है नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब हम आते हैं टैक्स स्लैब्स पे। देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अब जो है 17,500 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? न्यू रिजीम में मिलेगा। सरकार जो है प्रमोट कर रही है न्यू रिजीम को, शायद ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुअली ओल्ड रिजीम को हटा ही दिया जाएगा, और दिस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ कि हम जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं टैक्स रिजीम को। बट मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ओल्ड रिजीम जो है प्रमोट करती थी इन्वेस्टमेंट्स को। अब में से काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो टैक्स बेनिफिट ले पाए, लेकिन अब क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मुझे देखिए, एग्जेम्पशंस और रिडक्शंस के बेनिफिट मिलते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर जो न्यू रिजीम में नहीं मिलते, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जेम्पशंस के बिना तो काम चलाया जा सकता है, क्योंकि मेनली जो एग्जेम्पशंस है वो हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, उनके बिना काम चलाया जा सकता है, क्योंकि लोग एनीवे वो पे करेंगे ही करेंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पे करोगे, लेकिन रिडक्शंस जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप करते हो, ईएलएसएस में करते हो, वो आप जानबूझ के करते हो ताकि टैक्स सेव, तो वो होती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि कुछ रिडक्शंस जो है न्यू रिजीम के अंदर होनी चाहिए बिफोर वी फेज आउट द ओल्ड रिजीम कंप्लीटली। खैर, अब बात करते हैं कि न्यू रिजीम में क्या चेंजेस आए। देखिए, न्यू रिजीम के अंदर एक तो स्लैब्स का कुछ हेर फेर हुआ है। वो क्या हुआ है? देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, अभी 0 to 3 लाख नील टैक्स है, 3 to 7 लाख 5% है। तो ये जो स्लैब है ना, पहले होती थी 3 to 6%, इसमें 1 लाख रुपए ऐड कर दिए गए, यानी कि आगे जो है स्लैब बढ़ा दी गई है। ये स्लैब के हेर फेर से आप 10,000 रुपए बचाओ। कैसे? ये 6 to 7 लाख का जो ब्रैकेट है उसके अंदर 1 लाख रुपए पे 5%, एंड देन 9 to 10 लाख का जो ब्रैकेट है, विच इज अगेन 1 लाख रुपीज इंटू 5%, 5,000, तो 10,000 रुपए आपके यहाँ पे सेव होंगे। उसके अलावा एक्साइटिंग बात यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले होती थी 50,000 रुपीज। आपके पास जो भी सैलरी आती है उसमें से आप 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के काट सकते थे, जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाती है। ठीक है, अब आप ऐसे देखिए कि बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनको अलाउड होते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन सैलरी वालों को कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। लेकिन सैलरी कमाने के लिए भी तो आपने काफ़ी सारे खर्चे किए होंगे, जैसे कि आप रोज ट्रैवल करके जाते हो, पेट्रोल डलाते हो, खाना खाते हो, मतलब ऑफिस में खाते होगे, खाना तो वैसे नहीं खाते होगे, लेकिन ऑफिस पर्पस के लिए खाते हो, कुछ ऑफिस जाते हो तो वो ऑफिस स्पेसिफिक खर्चे, आप खुद पढ़ाई भी करते होगे, अपडेटेड रहते होगे, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती थी। ये 50,000 रुपीज थी, अब बढ़ा के 75,000 हो गई है ओनली फॉर द न्यू रिजीम। तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये थे हमारे टैक्सेशन में कुछ चेंजेस। इसके अलावा फैमिली पेंशन की अगर बात करी जाए तो डिडक्शन मिलती थी फैमिली पेंशन को, ठीक है, अब वो बढ़ा के 15,000 से 25,000 होगी। बहुत ज्यादा जनरल पब्लिक के लिए ये नहीं है। खैर, मोटा मोटा जो है कैपिटल गेन और टैक्स स्लैब आपके लिए रिलेवेंट है। अब आपको क्या करना है? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे बचा सकते हो, वो एक जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। अब टैक्स रिजीम की बात करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर डिसीजन चेंज हो जाता है कि मैं कौन से रिजीम सेलेक्ट करूँ, ओल्ड या न्यू। देखिए, मैंने इसके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है जो मैंने बजट से पहले बनाई थी, लेकिन वो अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है वो इनकम टैक्स का ही। उसको कैसे यूज़ करना है आप इस वीडियो में आराम से देख सकते हो। फिगर आउट कर लो कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेहतर है, कौन सी बेहतर है जिसमें आपको कम टैक्स देना पड़े। ऐसा हो सकता है ना कि आपने पहले ओल्ड रिजीम बताया था और अब आप दोबारा से कैलकुलेट करो तो आपको फ़ायदा मिले कि न्यू रिजीम आपके लिए बेटर है। तो उसको फिगर आउट करने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। ये था हमारा बजट का डिटेल्स कि बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होती है। खैर, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।